बेंच। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ मौजूद राशिद लतीफ। और अब तो यकीन जानिए कि ये कॉन्स्पिरेसी जो है हाइट को पहुंच गई है मुझे निकलवाने के चक्कर में। राशिद लतीफ जो है कॉट बिहाइंड से भी और ये इवेंचुअली गेम ऑन से भी मुझे लग रहा है ये बिल्कुल साजिशें जारी हैं। एनीवेज आज हमारे साथ भी जो साहब मौजूद हैं, जिस वक्त मैंने क्रिकेट मैच कवर करने शुरू किए प्रेस बॉक्स में बैठे तमाम हुआ तो एक शरीफुल नफ्स इंसान, थोरो जेंटलमैन और बहुत हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट, लेकिन कभी अपना प्रोफाइल बोस्ट नहीं किया। तो एक तरफ उनके वहीद खान बैठे होते थे, एक तरफ समीर हसन बरनी बैठे होते थे, पीछे उनके होते थे माजिद भट्टी। तो ऐसे लगता था कि रजिया गुंडों में फंस चुकी है। वो इतने इतने जेंटलमैन आदमी। He has been working for over 30 years और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म मैं समझता हूँ कि जिस वक्त एक जमाना आया था, एक लीन पैच था जहाँ पे उमर कुरैशी साहब जो है वो वेन ऑफ कर रहे थे, कमर अहमद इंग्लैंड सेटल हो चुके थे और हलीम अहमद साहब, अनवर हुसैन साहब वो छोड़ गए थे जर्नलिज्म, कमरुद्दीन भट्ट साहब का इंतकाल हो गया। तो वहीद खान, समी बरनी और इम्तियाज सिप्रा डेफिनेटली, लेकिन शाहिद हाशमी was also one of the pioneers जिन्होंने इंग्लिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को, पर्टिकुलरली क्रिकेट को जो है वो परवान चढ़ाया और टायरलेस कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनके। फिर बाद में ये ऑब्वियसली जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक्सटेंड होता है क्या स्कोप, तो प्रिंट मीडिया से निकल के अब हम इनको टेलीविजन पे भी देखते हैं, रिपोर्टें दे रहे होते हैं। लेकिन ये वो वाले नहीं है, मसाला बेचने वाले नहीं है। ये ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, एनालिसिस, एनालिटिकल और बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक पाकिस्तानी शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, और आपको कोई नहीं निकाल सकता, आप अल्लाह मियां की नियाज हैं। ये राशिद के लिए बड़ा अच्छा आपने बाउंसर दिया है। एनीवे बल्कि मैं शाहिद हाशमी का राशिद लतीफ है, इसलिए लतीफ आदमी किसी को नहीं निकालता। क्या बात की है। और शाहिद भाई की एक और, शायद राशिद को ना पता हो, मैं बताऊं कि मुझे चंद साल पहले ओएसडी कर दिया गया था और एक तहलका मचाने वाले टीवी पे वो कौन थे? शाहिद हाशमी, जिन्होंने भरपूर मेरी सपोर्ट की थी। शाहिद भाई थैंक यू वंस अगेन। और बहुत अच्छा, एक राशिद एक और चीज है, पर्सनल लेवल पे जब मैं बीमार हुआ और जब इनको पता लगा व्हेन आई वाज सफरिंग दैट मैलिग्नेंट डिजीज, तो ये मुझे दुआएं भेजते थे माशाल्लाह। और मेरा, हाँ, तो मैं थोड़ा सा बायस आज चलूंगा क्योंकि ये मेरे मतलब ये मेरे मेंटोर्स में से भी। डॉग आपकी सपोर्ट तो करनी थी। जिस वजह से, जिस चैनल की वजह से आपको ओएसडी किया था, तो वहां तो करना शाहिद भाई थे ना। हाँ, ये भी है शाहिद भाई। बाज़ औक़ात फंस जाता है आदमी। अच्छा शाहिद भाई, ये क्या ज़हन में आया था? शुरू से ही था कि जर्नलिज्म करना है, या वो कहते होते थे ना कि कहीं और कुछ नजर नहीं आ रहा होता था तो हम लोग जर्नलिज्म शुरू कर देते थे? आपके केस में ऐसा लगा नहीं कभी? आप बड़े प्रोफेशनल अंदाज से लेके चले हैं, तो जरा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को अपनी बैकग्राउंड बताएं। डॉक्टर साहब, राशिद बाय डिफॉल्ट हो गया। थोड़ा सा मेरे पेरेंट्स जल्दी चले गए, कोई सहारा नहीं था। क्रिकेट में खेलना चाहता था, लेकिन शायद मैं बहुत अच्छा नहीं था क्रिकेट में, और मुझे ये रियलाइजेशन जल्दी हो गई कि मैं सीम बॉलर था। लेकिन बहुत जल्दी रियलाइजेशन हो गई कि क्लब क्रिकेट से आगे निकल के जाना जरा थोड़ा मुश्किल है, और वहां पे सच्ची बात है मेहनत भी करना छोड़ दी। पेरेंट्स खिलाफ क्रिकेट खेलने के। लेकिन फिर वो जर्नलिज्म का एक रास्ता इस तरह खुला कि जब वालिद की डेथ हो गई, 4-5 साल वो स्ट्रगल करते रहे कैंसर से, कोई उम्मीद नहीं थी, तो फिर मुनीर हुसैन के यहाँ से स्टार्ट किया। छोटा सा मैगजीन था, लेकिन उस जमाने में वो हमें बड़ी सपोर्ट करते थे और बड़ी सपोर्ट हो जाती थी। फिर रेडियो पे स्पोर्ट्स राउंड अप का जो प्रोग्राम शुरू हुआ, वहां से बड़ी अच्छी सपोर्ट मिली, और फिर वहां से मैंने अपनी अम्मा की ख्वाहिश पे इंजीनियरिंग जरूर की, पोजीशन भी ली, पोजीशन होल्डर था मैं जब मैं नवाबशाह में था। तो लेकिन फिर मैं उस तरफ इसलिए नहीं गया कि बाय दैट टाइम 90 अर्ली 90s में मैं इतना एस्टेब्लिश जर्नलिस्ट हो गया था कि मुझे 94-95 में एएफपी मिल गई। फिर बाहर के लिए बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के लिए भी काफी काम किया, तो फिर मैं इसी फील्ड में रहा, मैं इंजीनियरिंग की तरफ में। लेकिन शायद भाई कोई रिग्रेट या कोई खुशी रही और सेटिस्फेक्शन रही जर्नलिज्म करते हुए इन पाकिस्तान? नहीं, खुशी है। रिग्रेट, अल्लाह का शुक्र है, मैं कभी रिग्रेट नहीं करता। लाइफ में कभी कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, खुशी खुशी होनी चाहिए। पीछे मुड़ के आदमी देखता है, अपनी मिस्टेक्स जरूर आइडेंटिफाई करता है और उन मिस्टेक से सीखता है।
मैंने हमेशा जर्नलिज्म में ये सीखा कि अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखो, इसलिए कि अगर एक दफा क्रेडिबिलिटी गायब हो गई तो फिर लोग तुम्हारी खबरों पे यकीन नहीं करेंगे। और एएफपी है भी ऐसा इदारा, न्यूज एजेंसीज जितनी भी होती हैं वो ऐसी होती हैं कि अगर आपने एक दफा अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी तो वो आपको फौरन हटा भी देती हैं और फिर आप दोबारा कहीं और अपना नाम नहीं बना सकते। तो क्रेडिबिलिटी का बड़ा ख्याल रखा। एक दो मिस्टेक जरूर हुई, उस मिस्टेक्स को फिर उनसे लर्न किया। एक दफा जावेद मियादाद के ऊपर एक स्टोरी की थी तो वो अगले दिन बड़ा नाराज हुए और वो कोर्ट केस बन गया। हमें जस्टिस मलिक कयूम ने बुलाया, मुझे माजिद भट्टी को समन, हमारे 2001 में वो वही टूर जिस आप मीडिया मैनेजर बन के गए थे, न्यूजीलैंड वाला टूर। लेकिन कोर्ट ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया जावेद मियादाद के क्लेम्स कि एक आदमी मिस कोट कर सकता है, 3 आदमियों ने वो स्टोरी दी थी इसलिए वो मिस कोट नहीं है। तो वहां से ये लर्न किया कि अपने जब भी किसी से बात करो तो उसको मोहतात होकर देखो। अगर उसको पहले से बता दो कि हम टेप करेंगे तो इन सारी चीजों से आदमी बहुत कुछ सीखता है। डॉक, डेफिनेटली डॉक जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, डिफरेंट स्टाइल का स्टार्ट लूंगा मैं आज। शाहिद भाई आपने बहुत सारे सीरीज कवर की हैं और हमारे साथ भी की, हमारे बाद तो करते ही चले गए आप, और उसमें बहुत सारे वाकयात हुए होंगे जो कि पसंद आए होंगे आपको, यार ये काम करने में मजा आया, ये कवर स्टोरी की मैंने, ये किया। लेकिन एक मैच हुआ था ओवल पे जिसमें बॉल टैंपरिंग केस था, वो आपने कवर किया होगा पाकिस्तान से या वहां से। वो स्टोरी लोगों के पास इतनी आई नहीं, उससे पाकिस्तान का जो नाम था वो बदनाम हुआ था। कैप्टन इंजमाम उल हक पे पाबंदी लग गई, चैंपियंस ट्रॉफी शायद खेल नहीं पाए, और उसमें ड्रेसिंग रूम में जहीर अब्बास भी थे, शहरियार खान भी थे, आने वाले चेयरमैन नसीम अशरफ भी गवर्निंग बॉडी का हिस्सा थे। तो वो आपने कवर की हुई, तो वो जरूर हमारे जो लोग देखने वाले हैं उनको बताइएगा। राशिद, मेरे करियर का एक वो यादगार तरीन टेस्ट मैच है। मैं ओवल में पर्सनली मौजूद था, एएफपी के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था और बाय दैट टाइम मैं एआरवाई में भी आ चुका था, तो दोनों चैनल के लिए भी और एएफपी के लिए भी रिपोर्टिंग कर रहा था। और सबसे पहले ये अल्लाह मियां ने एजाज दिया कि जब 4 फीट हुआ टेस्ट मैच, तो उस वक्त मुझे सबसे पहले पता चल गया कि 4 फीट हो गया ये टेस्ट मैच और अब यहाँ पे खत्म हो गया। तो वो एएफपी के लिए भी और एआरवाई के लिए भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनी। जल्दी जल्दी वो सारा सब कुछ काम किया और फिर बाद में मैं प्रॉक्टर के बड़ा करीब रहा। उससे पहले से कोई जान पहचान थी, तो माइक प्रॉक्टर उस मैच में मैच रेफरी थे, उनसे फिर बड़ी अच्छी खबरें मिलती रही। हम कोई रात 11 बजे तक ओवल के क्रिकेट ग्राउंड में ही रहे और वहीं से हमें सारी खबरें मिलती रही। वो माइक प्रॉक्टर ने बताया फिर कि किस तरह डैरिल हेयर का उसमें किरदार था, फिर इंजमाम उल हक की जो गलती थी वो बताई, कुछ थोड़ी सी इंग्लिश की इंटरप्रिटेशन गलत हो गई थी वो बताई। तो वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल टेस्ट मैच। और उसमें फिर काम करने पर मुझे एएफपी की तरफ से 2 मेरे करियर में अवार्ड मिले। एक ओवल 2006 में सारी स्टोरीज करने पर और जल्दी करने पर, और एक 2007 में बॉब बुलमर का जो आखिरी इंटरव्यू था आयरलैंड की शिकस्त के बाद, वो मैंने उससे किया था। उस पे मुझे $1000 एएफपी से स्पेशल बोनस प्राइज मिला। इस पे तो डॉक्टर साहब आपसे सवाल करेंगे, लेकिन मैं अंदर से ईमेल मालूम को करना मैंने चाहता हूँ कि बहुत सारे मतलब के प्लेयर्स जो थे वो यही इस फैसले के ऊपर मुत्तफिक थे कि यार हमें फोरफिट कर देना चाहिए। उसमें किरदार शहरियार खान हो जाए या जहीर अब्बास हो जाए, उसमें जो मेरे सुनने में आया कि वाहिद यूनुस खान थे जो खड़े हुए थे कि यार नहीं हमें फोरफिट नहीं करना चाहिए, लेकिन मेजोरिटी एक तरफ थी। तो वो अगर अगर आपको मालूम है तो जरूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, यूनुस ने ये बात की थी। यूनुस अपने प्रिंसिपल्स पे बड़ा अड़ जाता था, चाहे वो ज्यादातर उसके जाहिर है प्रिंसिपल सही होते थे, ऑनेस्टी पे होते थे। तो वो उसने कहा कि नहीं, हमें फोरफिट नहीं करना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए, हम जाके खेलें और किसी ना किसी तरह इसको खत्म करें। उसने ये कहा। लेकिन बाकी लोग, और फिर रशीद शकूर साहब हमारे लिए बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी मेरी उससे बड़ी अच्छी दोस्ती है और मेरा वो लोग ये कहते हैं कि हम 2 हंसों का जोड़ा है। जी जी तो जी जी। उसने मुझे कराची से फोन करके बताया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने टीम को ये कहा था कि जाके आप इस मैच को पूरा करें, खेलें और जाके ये करें। या इस टाइप की भी बात हुई थी कि फिर उन्होंने शहरियार खान साहब से बात की। फिर उसमें डॉक्टर नसीम अशरफ का भी बड़ा किरदार था, इसलिए कि नसीम अशरफ उस ओवल टेस्ट के 4 फीट के थोड़े अरसे बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए थे। और ये कहा जाता था कि मलिहा लोधी जो वहां पे उस वक्त इंग्लैंड की हाई कमिश्नर थी, इंग्लैंड में पाकिस्तान की हाई कमिश्नर थी, उन्होंने और नसीम अशरफ ने मिलके शहरियार खान को हटाने में एक पार्ट प्ले किया। वल्लाह आलम ये बात कितनी सच है और कितनी गलत। अच्छा शाहिद भाई, इसी हवाले से
मुझे याद है कि वो मैं भी खैर इंग्लिस्तान में था, बट आई वाज नॉट एट द ओवल देन। मुझे ये याद है कि कुछ कंफ्यूजन थी, इनको 4 फीचर का पता ही नहीं था जब इंतजाम टीम बाहर लेके आ गया था, और ये अपना वो रूल बुक ढूंढ रहे थे, और असद मुस्तफा बेचारे की परेड लगी थी, वो ढूंढ ढांड के लाए थे, और जहीर अब्बास साहब वाज एब्सोल्युटली ओब्लिवियस कि अगर आप प्रोटेस्ट में बाहर आएंगे तो टेस्ट मैच 4 फीट हो जाएगा, तो इनको शायद कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं पता थे। इज इट राइट? बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता थे। और इसमें सबसे अहम किरदार जो होता है वो टीम मैनेजर का होता है। थोड़े जहीर अब्बास को, जहीर भाई हालांकि बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, और एशियन ब्रेडमैन, ग्लॉस्टरशायर से जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, अनपैरेलल रिकॉर्ड्स हैं, वहां पे उनकी थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज नजर आई। बॉब बुलमर को भी इतना पता नहीं था। बॉब बुलमर भी कुछ शदीद गुस्से में था, और वो बार बार ड्रेसिंग रूम से निकलता था। सारे जितने भी जर्नलिस्ट थे, इंग्लिश हाउंड्स होते हैं, मीडिया हाउंड्स, उनको तो बस एक एक पल की, एक एक सेकंड की खबर चाहिए होती है। वो भी बाहर खड़े रहते और सब देख रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ। वो आपने देखा होगा सीढ़ियों से ऊपर जाके वो ड्रेसिंग रूम है, तो वहां पे सारे लोग खड़े हुए थे और पल पल की खबरों का इंतजार कर रहे थे। तो उसमें जाहिर है असद मुस्तफा ही हमारा सबसे अच्छा सोर्स थे। अच्छा, और एक शायद भाई एक और डॉग इम्पोर्टेंट चीज बिफोर डॉग राशिद आपसे सवाल डॉग पूछे। यार राशिद, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उस बाद में ये इंक्वायरी भी हुई और बॉल का फोरेंसिक एविडेंस भी लिया गया, और शायद टेम्परिंग प्रूव नहीं हुई थी, बट फिर आईसीसी ने सोचा था कि ये 4 फीचर खत्म किया जाए, बट देन इट वेंट डाउन एज अ 4 फीटेड टेस्ट मैच। तो उसको आगे आपने फॉलो अप किया था शायद भाई? बिल्कुल फॉलो अप वो होता रहा, और एक के बाद एक कहानी बनती रही। पहले वापस ले लिया गया, और उससे विजडन ने भी ड्रॉ लिख दिया था 2007 का, अगर आप एडिशन देखें जी तो जी ड्रॉ जी लिख जी दिया गया था। लेकिन फिर क्रिकेट कमेटी में हमारे माजिद खान साहब थे। माजिद खान साहब का कोई डिफरेंस था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी था। जाहिर है उन्होंने हसन रजा की एक लाइन आज तक विजडन के नीचे लिखी रहती है कि विजडन पीसीबी एक्नॉलेज नहीं करता था उस वक्त हसन रजा की एज। माजिद खान साहब ने वो करवाया था, और इसी तरह माजिद खान साहब ने फिर उस टेस्ट मैच को ड्रॉ से 4 फीट करवा दिया। वल्लाह आलम वो खुद भी बहुत बड़े क्रिकेटर थे, बड़े लर्नेड आदमी थे। उन्होंने क्या सोच के ये सारा सब कुछ खत्म करवाया था, जबकि बॉल टेम्परिंग प्रूव भी नहीं हुई थी। और उसमें यस। डेरिल हेयर का किरदार बड़ा खराब था, और साथ ही साथ बिल्ली डॉक्टरोव का भी किरदार बहुत खराब था। अगर आपको याद है, मई 2000 में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से ऑलमोस्ट टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज जीत गया था। जी 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 हमें 2017 तक का इंतजार नहीं करना पड़ता। उस टेस्ट मैच में भी बिली डॉक्टरोव और डक कोवी थे अंपायर, और उन्होंने काफी बेईमानी की थी। पाकिस्तान जीता हुआ टेस्ट मैच वो हार गया था। वो तो भाईजान मैं उधर ही था, जिमी एडम्स को आउट नहीं दिया, कोर्टनी वॉल्श को आउट नहीं दिया, सिकलैन से रन आउट मिस नहीं हुआ। पुराना है वो लेकिन शायद भाई मैं यही जो सवाल करना चाह रहा हूँ, मुझे हैरत है डॉग कि मौका देंगे, फोरेंसिक एविडेंस पे बॉल टेम्परिंग नहीं थी, डॉग तो मौका फिर देंगे, हम क्यों मोर लॉयल देन द किंग बन गए? डॉग मौका देंगे थोड़ा सा। हाँ श्योर श्योर श्योर, चला मौका ले लें नहीं इनको जी। लॉस का नहीं पता था, हमसे पूछे थे। मैंने अपनी लाइफ में 2 मैच फॉरफिट किए फर्स्ट क्लास में। आगे चलें डॉक्टर साहब अब। आप नहीं जैसा शायद भाई आप जैसे टेम्परामेंट और लैक ऑफ बहुत कम लोगों में होती है। आप जैसे मतलब मुझे लगता है कि आप पहले पठान रहे हैं। और शायद भाई आपको याद है वो डेविड, ये अपना डैरल हेयर की भी ईमेल भी आ गई थी, और एक्सपोज हो गया था वो, काफी ज्यादा एक्सपोज हो गया था, बट डेरिल वो ड्रॉ हेयर होना के चाहिए, वो टेस्ट में ड्रॉ होना चाहिए था। बिल्कुल वो टेस्ट मैच ड्रॉ होना चाहिए था, और पाकिस्तान ने उस टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। आखिरी दिन अगर आपको याद हो तो बॉल काफी रिवर्स स्विंग हो रहा था, और उमर गुल एक चैंपियन था। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई बॉल टेम्परिंग हुई तो आप प्रूव करें, बॉल के ऊपर प्रूव करें, या आप कैमरा पे किसी को पकड़ते हुए, किसी को तो पकड़ते हुए देखें, जैसे न्यूलैंड्स में हुआ कि कैमरून बैनक्रॉफ्ट पकड़ा गया और उसके पास सैंड पेपर था। आप या तो पकड़े, या आप अगर नहीं पकड़ सकते तो आप अपना इल्जाम साबित करें, वरना इल्जाम ना लगाएं। अब आए ना, आपने कहा कि आप यू वर द वन जिन्होंने बॉब वुलमर का लास्ट इंटरव्यू किया था। अच्छा, नाउ दैट थिंग बिकेम रियली कंट्रोवर्शियल कि पहले नॉट आपका इंटरव्यू नहीं, उसके बाद जब उसकी डेथ हो गई तो पहले जमैकन पुलिस ने कह दिया जी कि ये अननेचुरल डेथ है, ही हैज बीन मर्डर्ड, बम्प्ड ऑफ। फिर वो चलता रहा, फिर टामेक से जहाज हमारा बुला लिया गया, इनको रिटेन कर लिया गया, उसमें भी असद की काफी दुर्गत बनी, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज प्रूवन कि जी नेचुरल डेथ है, व्हाटएवर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने बॉब का उस डिफीट के बाद इंटरव्यू किया था, बॉब के सेंटिमेंट्स क्या थे?
वो इमोशनली डिस्ट्रॉट था, तबाह हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, गुस्से में था, या ही हैड टेकन द डिफीट? थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि मेरी बॉब वुलमर से कैसे दोस्ती हुई। 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद होगा वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया, और वो टॉस बड़ा क्रूशल था कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है या पहले बॉलिंग करनी है। और बॉब जी वुलमर ने जी ये कहा कि मैंने कुछ सोर्सेस थे मेरे, उस साउथहैम्पटन पे था वो मैच, तो उस साउथहैम्पटन के मेरे कुछ सोर्सेस थे, मैंने उनको बिलीव करते हुए वो फैसला लिया और वो बैकफायर कर गया। तो उसमें मैंने उससे एक इंटरव्यू किया जब वो आया, और उसने उस वक्त थोड़े अरसे पहले ही ज्वाइन की थी। तो वो उसने कहीं गल्फ न्यूज में कह दिया कि मुझे मिस कोट किया गया है। तो मैं दायरा बहुत तपा हुआ था कि मेरे पास रिकॉर्डेड भी था, और मैंने उससे पूछ के रिकॉर्ड भी किया था। मैं नीचे गया तो वो बड़ा अच्छी तरह मुझे मिला, कहने का नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि शायद ने मिस कोट किया है, मैंने ये कहा कि कुछ हलकों में मेरी बात गलत अंदाज से पेश किया, आई एम सो सॉरी। वो मेरे सर पे हाथ लगाने लगा, बार बार माफी मांगने लगा, नो यू आर अ जेंटलमैन, और ये सब कुछ करके। तो वहां से एक थोड़ी सी दोस्ती डेवलप होना शुरू हुई थी। तो 2007 में इत्तेफाक से वेस्ट इंडीज ने, जो एएफपी ने मुझे ऐसे जगह पे भेजा सेंट किट्स में, जहां ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड और हॉलैंड खेल रहे थे, और साउथ अफ्रीका वो पूल था, और पाकिस्तान का जो पूल था उसमें पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और जिम्बाब्वे थे, वो अलग जमेका में खेल रहे थे। तो मुझे जब दूसरी जगह रखा तो मैं अजीब परेशान सा था कि मैं यहाँ तो किसी को भी नहीं जानता, ये चारों टीमें मैं क्या करूंगा, किस तरह काम करूंगा। तो मेरे बॉस ने, जो फ्रांस में मुझे था, उसने कहा कि तुम यहाँ से टेलीफोन पे करते रहोगे, हमें पता है तुम सब पाकिस्तान के कैंप की खबरें लेते रहोगे। तो जिंदगी में एक चीज ये भी सीखी थी कि हमेशा किसी चीज से घबराना नहीं, डरना नहीं। अगर 4 रिपोर्टर आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो वो हो सकता है आपस में एक दूसरे से टकरा जाए और आप बीच में से खबर लेके निकल जाओ। और दूसरी चीज जो एक अच्छी सीखी थी हमेशा बड़ों से, कि सबसे अच्छी तरह बात करो। तो मेरे पास एक फोन बार बार सेंट किट्स में आ रहा था कि अजहर महमूद का नंबर दे दें, हम इंग्लैंड से आए, हमें उससे पासेस लेने जमैका में, और ये वो। तो मैंने उनसे अच्छी तरह बात की, और मैंने उन्हें अजहर महमूद को असद से पूछा, तो अजहर ने अजहर महमूद को मुझे नंबर दे दिया जमैका से। और वहां वेस्ट इंडीज में उस वक्त ये था कि हर मुल्क की सिम अलग अलग होती थी, तो आपको बड़ी लंबी कॉल पड़ती थी। तो मैंने उस दिन सुबह सुबह फोन किया असद को, तो असद ने कहा शाहिद भाई आप अजहर से बाद में बात कीजिएगा, यहाँ तो एक अजीब अजाब हो गया, बॉब वुलमर का गिर गया है और हम उससे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है। अब जब ये मैंने ये खबर एएफपी को बताई तो वो बिलीव नहीं कर रहे थे, वो कहेंगे तुम किसी और आइलैंड में हो, वो किसी और आइलैंड में। मैंने कहा मेरी उससे कल बात हुई थी, अरे शाहिद वो भाई, मैंने उससे। जिसको खबर मिलनी होती है, खबर खैर वो तो डेथ हो गई, लेकिन झोली में आके गिरती है जिसको मिलनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें अगेन रशीद शकूर का बड़ा किरदार था कि उसने मुझे कराची से फोन करके बताया कि टीम मैनेजमेंट ने परवेज मुशर्रफ साहब को बता दिया कि बॉब वुलमर इज नो मोर। जब तक ये लोग छुपा रहे थे, तलत अली भी छुपा रहे थे, परवेज मीर भी छुपा रहे थे, लेकिन शकूर ने मुझे फोन करके बताया कि ही इज नो मोर। और वो फिर एक एएफपी पे बहुत बड़ी खबर हो गई। और उससे 2 दिन पहले जो जो डॉक्टर साहब का सवाल था, उसका उसका जो मिजाज था वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड, बड़ा डिजेक्टेड सा था। उसने कहा मैंने क्रिकेट को अपनी लाइफ दी है, मैं पाकिस्तान को अच्छी अच्छी टीम बनाना चाहता था, हम आयरलैंड से हार गए, हमने इतनी गलतियां की हैं इस मैच में, हम वेस्ट इंडीज से पहला मैच हारे। उस वक्त कुछ ऐसा लग रहा था जैसे, मैं तो दूसरी जगह पे वेस्ट इंडीज का मैच देख रहा था, कुछ ऐसा लगा कि जैसे आखिरी 5-8 ओवर बड़े अजीब से थे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के मैच के। और इन लोगों ने ये भी सोचा होगा कि अगर हम हार भी गए तो अगली 2 टीमें आयरलैंड और जिम्बाब्वे की, हम किसी तरह निकल जाएंगे। शाहिद भाई, लेकिन टू देयर शाहिद भाई, आपने जो बात की है बिल्कुल ठीक बात की है कि अगर हम पहला मैच हार भी गए तो हम इन दोनों को गिरा देंगे। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच अगर टाई हो जाएगा फिर क्या होगा। मट से कह रही बहुत ही अच्छा खेल रहा था, वो खेलते खेलते एकदम से आउट हो गया, और जिम्बाब्वे जीता हुआ मैच आखिरी 4-5 विकेट गड़वा कर, उस मैच को भी कभी निकाल के उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो मैच पता नहीं कहां से टाई हो गया। अब टाई अगर ना हुआ होता, एक टीम जीती भी होती तो पाकिस्तान अपना जिम्बाब्वे का मैच जीत के थ्रू हो सकता था। उस वक्त तो नेट रन रेट और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा काउंट नहीं होती थी, रन रेट काउंट होता था। तो वो बैड लक ये हुई पाकिस्तान की कि आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच टाई हो गया, और बॉब वुलमर फ्यूरियस और बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। उसने कहा कि मैं सोचूंगा अगले 1-2 दिन कि मैं आगे कंटिन्यू करूं पाकिस्तान की कोचिंग या नहीं, या ये मुझे रखेंगे भी कि नहीं रखेंगे। तो बड़ा डिजेक्टेड था, बहुत ही डिसहार्टेड था। अच्छा शायद भाई, मैं खैर कैटेगोरिकल क्वेश्चन आपसे नहीं करूंगा, इट्स नॉट योर पर्सनालिटी, बट अभी आपने खुद बोला कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए आयरलैंड और जिम्बाब्वे वाला मैच, तो व्हाई नॉट कि हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वाला मैच?
उसमें भी सस्पिशंस हैं, उसमें भी काफी सस्पिशंस हैं। राशिद बेहतर जानता है, 45 ओवर तक जब मैच चल रहा था तो 45वें ओवर के बाद आखिरी 5 ओवर में ड्वेन स्मिथ आया और उसने 17 बॉलों में तो 35 रन बना दिए, ठक मारता गया, और हमने वहां बॉलिंग चेंजेस बड़ी अजीब सी की। और फिर जब हम बैटिंग करने गए, तो हमारे दो टॉप के प्लेयर 60 रन बने अगले 121 बॉलों में। वो एक बड़ा, और मेरे साथ एक वेस्ट इंडियन स्क्रीन पे मैच देख रहा था सेंट किट्स में, वो कहेंगे तुम्हारी टीम जीत जाएगी, कुछ भी नहीं है। और मैंने कहा यार आई डाउट, मुझे लग रहा है कि ये मैच गया हमारे हाथ से। और जब वो मैच खत्म हुआ, उसके अगले दिन एक खबर जमैका ग्लीनर में छपी थी कि बॉब वुलमर वाज काउंटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। वो कोई झाड़ू देने वाली जो औरत होती थी, वो ये कहती थी कि बॉब वुलमर बड़े नोटों की गड्डियां उसके पास पड़ी हुई थी और वो काउंट कर रहा था। जो पूछा गया तलत अली साहब से तो उन्होंने कहा नहीं, वो डेलीज बांट रहा था। तो बॉब वुलमर का काम तो डेलीज बांटना नहीं होता। आपने एक और क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया आपने? बट उसकी मौत के बाद काफी ऐसी चीजें नहीं आई ना कि वो शराब की बोतलें लाए थे उसके लिए तो वो मुश्ताक के कमरे में रख दी, फिर वो जहर उसमें कुछ था, कुछ वो अजीब तरह की स्टोरी आई। और उसमें सबसे ज्यादा जो मार्क शील्ड्स था, जो वहां से निकाला गया था स्कॉटलैंड यार्ड से और वेस्ट इंडीज सजा के तौर पर भेजा गया था, उसने बड़ा पैसा बनाया। सर वो मेरे शुरू में मार्कशीट की बात की आपने, मेरे ईमेल पे तबादला हुआ था क्योंकि हम भी तो इन्वेस्टिगेट करते थे, तो उसका डिफरेंट रिप्लाई था। लेकिन जब फाइंडिंग कंप्लीट हो गई तो डिफरेंट उसका जवाब आया। उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता, तो बस ये आपसे ये पूछना है। देखिए हमने जो किया बताया, हमने ड्रेसिंग रूम की बातें शेयर की, मीडिया में भी की, जस्टिस कयूम इंक्वायरी में भी की। आप लोगों से बात करने का मकसद ये है कि प्रेस बॉक्स भी एक बहुत अहम सुतून है क्रिकेट का, उस पर बहुत ज्यादा बातें होती नहीं है क्योंकि आप लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा हुआ है या सुना हुआ है वो आम पब्लिक या क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटीज है उनको भी नहीं पता होगा। यही मकसद है कि जो आप लोगों ने देखा वो बहुत सारी पुरानी बातें हैं, उसमें 2-3 चीजें भूल सकता है बंदा, लेकिन 98% चीजें सच हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल याद रह जाती हैं, और छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप पिक करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने कॉन्टेक्ट्स बनाते हैं, अपने सोर्सेज बनाते हैं, फिर आप बाहर के लोगों से भी मिल मिला के करते हैं। छोटा सा वाकया आपसे मुतालिक 2003 में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप का मैच हार गया, तो उस मैच से पहले मैंने एक बच्ची को, जो मेरी जानने वाली की बच्ची थी, बॉल पिकर्स में कह के किसी से करवाया था। तो वो बच्ची जब मैच खत्म हो गया तो उसके कोई 1.5-2 घंटे बाद जब मैं काम करके लैपटॉप लपेट के जाने लगा, तो उस बच्ची ने मेरे पास से गुजरते हुए कहा कि तुम्हारा मैनेजर और तुम्हारा एक प्लेयर ना मैच रखने के कमरे में जा रहे थे। तो मेरे कान खड़े हो गए, ये क्या हुआ? और देखें आप, आउट ऑफ नोवेयर वो खबर मिली कि राशिद लतीफ को समन किया गया है और वो एक बड़ा सीरियस इशू हो गया। और फिर अगले 2 दिन बकरीद के थे या पता नहीं क्या इसी टाइप के थे कि हमारे फिर नींदें उड़ गई। वैसे समझ क्यों किया गया था शायद भाई? ये छोड़ दे डॉक्टर, आप हल्के जर्नलिस्ट हो, जरा बड़े 2 जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं ना आपस में, तो हम लोग जरा ओह माय गॉड, अब आप 90s में आ जाते हैं जब आप गायब थे ना सीन से, तो जब की बातें मैं करेंगे। चलता हूँ, ये क्रिस्टोफर मार्टिन मैं कहता हूँ कि राशिद को उसमें क्लाइव लॉयड ने बचा लिया, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, और राशिद एक बहुत बड़ी सजा से बच गया। बिल्कुल डॉक्टर, अब 2 बड़े जो आप तो थे नहीं ना 90s में, तो इसलिए हम दोनों जरा सा बातें करेंगे 90s की। हाँ, मैं तो नहीं था, वो मेरा जिन होता था जो आपके घर आता था। तो मैं तो कभी कभार आता था, वो खत्म हो गया था। कहते आप एक दफा आके अपनी उंगली कटा के शहीदों में नाम निकालना चाहते हैं, कटवा लें भाई। जी शायद भाई, बिफोर भी प्रोसीड फर्दर, क्योंकि आपके साथ पूरी किताब लिखी जा सकती है। ये बॉब वुलमर वाली अभी आपने तस्करा किया, यू वर आल्सो इन द वेस्ट इंडीज, ठीक है, जमैका में नहीं थे, बट एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर मैं देखूं और फोरेंसिक मेडिसिन की नॉलेज को इम्प्लीकेट करूं, इम्प्लाई करूं, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो बड़े एम्बिगुअस स्केप्टिकल किस्म के सर्कमस्टांसेस थे। उसको बाद में शायद कह दिया गया कि वो नेचुरल डेथ थी, लेकिन ना सिर्फ बयानात में तजाद था बल्कि वो ब्लोटेड फेस, और आई डोंट थिंक सो कि वो लेस देन पॉइजनिंग या एस्फाइक्सिएशन जिसको हम कहते हैं, उसके बगैर ये हो सकता था। सो व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो डाउट ही लगा हमेशा।
देखें उसकी डेथ सस्पिशियस तो है। एक एक अगर किसी ने उसको मारा भी था तो उसको एक ही बेनिफिट मिल गया कि वो थोड़ा सा मरीज था, ग्रेड 2 उसको डायबिटीज थी, उसको सांस की तकलीफ थी, वो सांस की तकलीफ के लिए रेगुलर वो करता था और उसको हार्ट का भी प्रॉब्लम था। उस इंक्वेस्ट के दौरान आईसीसी का जो पुराना मीडिया मैनेजर था जेम्स फिट्जजेरल्ड, और उसने समी के साथ काम किया है, आयरिश था वो, उसने पूरी इंक्वेस्ट कवर की थी। उसने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल क्रिक इन्फो पे लिखा था और उसमें उसने काफी हिंटर्स दिए थे कि इसकी डेथ सस्पिशियस थी। और उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी ये खतरा था कि अगर ये कहीं डेथ ऐसी मर्डर साबित हो जाता है, जो कि इंडियन पोस्टमार्टम करने वाले एरिस साशिया ने पूरी कोशिश की थी, उसने कहा था नहीं इसको गला घोंट के मारा गया है, और बाद में उसके ऊपर काफी लय दे भी हुई थी उसकी। वो आईसीसी नहीं चाहता था कि ये मर्डर साबित हो, तो उन्होंने जल्दी जल्दी करके किसी तरह उसको खत्म किया, वरना उनका वर्ल्ड कप तो बिल्कुल खत्म हो जाता और गेम ऑफ क्रिकेट को भी इंटरनेशनली बड़ी एक बड़ा जोरदार झटका लगता। तो उन्होंने भी कुछ थोड़ी बहुत कोशिश की, सस्पिशियस थी, लेकिन प्रूव नहीं हो सकी, नेचुरल डेथ ही फिर साबित हुई। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की, चाहे अस्थमा हो, चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो, चाहे साइलेंट एमआई हो, उसमें इतना ब्लड जो है वो दीवारों पे नहीं लगा होता, तो उसमें फोरेंसिक एविडेंसेस बहुत और तरह से कवर हो सकते थे। बट एनीवेज वन कैन से कि उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म था या जो भी था। एक चीज मैं और कहूंगा, वो ये कि देखिए बॉब वुल्मर की नाक के नीचे हांसी क्रोनिये का सारा अफेयर हुआ, वो कोच उस वक्त भी था। फिर उसके बाद और वो फिर पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप में भी सस्पिशंस रेज हुए, और फिर वो 2 किताबें भी लिखने वाला था। इवो टेनेंट ने कहा कि वो 2 किताबों के स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, और उसमें एक में मैच फिक्सिंग पे बहुत ज्यादा मटेरियल था। तो मैं ये कम से कम मान नहीं सकता कि वो उसको थोड़ी बहुत नो हाउ ना हो। एब्सोल्युटली। नाउ शाहिद भाई अब आते हैं, ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा मुझे बताएं कि आपने आपका स्टाइल और है, बट आपने कवर किया जो पाकिस्तान का जस्टिस कयूम सागा, रशीद शकूर तो खैर उधर पहुंच के वो ट्रायल्स भी कवर करता रहा। तो डोंट यू थिंक कि वी मिस्ड आउट मेनी थिंग्स ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ ये मैच फिक्सिंग और इंक्वायरीज और कमीशंस और फिर उसकी इवेंचुअली एग्जीक्यूशन और आउटकम? बिल्कुल, बहुत सी चीजें मिस थी। मैंने भी कई जाके हियरिंग्स कवर की थी। उसमें एक वाली थी जिसमें आमिर सोहेल नहीं आ रहे थे और मलिक कयूम ने कहा था कि उनको स्ट्रेचर में डाल के लेके आओ, अगर वो नहीं आते तो नेक्स्ट टाइम में। मलिक मोहम्मद कयूम का भी बाद में फिर जो कैरेक्टर था, जो उनकी जो स्टैंडिंग थी, उसके ऊपर भी बड़े क्वेश्चंस रेज हुए, और वो हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा अच्छा मौका मिला था कि हम अपनी क्रिकेट को क्लीन कर देते। अगर हमने लोगों को सजाएं प्रॉपर नहीं भी दी थी, तब भी हम अपना एक एंटी करप्शन कोड बनाते, और उस वक्त हमें एक मौका मिला था। फिर हमें 2010 में एक बड़ा अच्छा मौका मिला जब हमारे 3 लड़के पकड़े गए। उस वक्त भी हमने अपने एंटी करप्शन कोड में तरमीम नहीं की। अगर हम अपने एंटी करप्शन कोड में तरमीम कर लेते तो आज वो जो बातें हो रही हैं कि आया उन लोगों को जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं, सजा पूरी करके आते हैं, आया उनको दोबारा खेलने का हक है या नहीं, अंडर द रूल्स उनको पूरा पूरा हक है। और अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा हो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी फेल हो चुकी है। उसने बेन जॉनसन के ऊपर लाइव बैन लगाया था, जस्टिन गैटलिन के ऊपर लाइव बैन लगाया था, और जस्टिन गैटलिन 2 दफा डोपिंग में पकड़ा गया और दोनों दफा वापस आके उसने 100 मीटर्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती। तो थॉमस बाख से जब पूछा किसी ने आईओसी के प्रेसिडेंट से कि व्हाई ही इज कमिंग बैक अगेन एंड अगेन आफ्टर वायोलेटिंग डोपिंग, तो उसने कहा कि हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते, हमने लाइव बैन का जो कहा था वो कोर्ट में स्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए कि आप किसी को उसकी ट्रेड, उसकी लाइवलीहुड से आप नहीं रोक सकते। तो कोर्ट में लाइव बैन स्टैंड नहीं करता। 2008 में आईओसी ने एक और कोशिश की थी कि उन एथलीट्स को जो 6 महीने पहले बैन से वापस आए, उनको अगले ओलंपिक्स में शिरकत न करने दी जाए, तो वो भी वो कनाडा की अदालत में हार गए। तो कोर्ट नहीं, आप नहीं रोक सकते। हाँ, आप एक अपने एंटी करप्शन कोड में ये तरमीम कर सकते हैं कि जो भी मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया, वो जब अपनी सजा पूरी कर लेगा, वो फिर भी पाकिस्तान के लिए एलिजिबल नहीं होगा, हम उसे नहीं खिलाएंगे। खिलाना ना खिलाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी की स्वाबदीद है, तो वो एक कोड में ये तरमीम कर सकते हैं। शाहिद भाई इसमें जबरदस्त। राशिद आप पूछना डॉक्टर चाहेंगे? साहब, शाहिद भाई इसमें मैं और डॉक्टर आज भी गेम ऑन ने किया, उसमें भी बात यही की है कि कानून साजी के ऊपर बात की है कि अगर सेनेट और पार्लियामेंट के थ्रू अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिक्वेस्ट करे कि ऐसा कानून बनाया जाए जो कि क्रिमिनल एक्ट कहलाया जाए और उसके तहत सजाएं दी जाए स्पोर्ट्स में, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, स्पोर्ट्स में,
कि मैच फिक्सिंग हो जाए या दूसरे उमूर हो जाए, बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो आप क्या समझते हैं इसमें कि कानून साजी होने के बाद अगर जो सजा मिलेगी वो ज्यादा पायदार होगी किसी के लिए, और आने वाली जनरेशन है वो भी मोहतात रहेगी? आप क्या कह सकते हैं, कहते हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल एक एक्ट होना चाहिए। और पिछले साल श्रीलंका पहला एशियन कंट्री बना है जिसने अपनी पार्लियामेंट से ये बिल पास कराया है। उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया है फिक्सिंग को, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। लेकिन आप किसी को उसकी ट्रेड प्लाई करने से या उसकी लाइवलीहुड से रोक नहीं सकते। तो अगर हम ये बिल पास कर देंगे कि हाँ, अगर कोई भी मैच फिक्सिंग में पकड़ा जाता है वो पाकिस्तान से खेलने का अहल नहीं होगा। वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, वो एग्जीबिशन क्रिकेट खेले, वो कोचिंग करे, कुछ भी करे, लेकिन कोर्ट में फिर आप वो होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप ये कह देंगे कि ये लाइव बैन है, ये कोचिंग भी नहीं कर सकता, ये कोई ओहदा भी नहीं ले सकता, वो गलत हो जाएगा, वो कोर्ट में होल्ड नहीं कर सकता। जी हाँ, जी। ये कहते हैं आप कि कोई भी आदमी अच्छा मैच फिक्सिंग में पकड़ा। जी जी। अच्छा, लेकिन शायद भाई इसमें एक चीज है ना, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना जो एंटी ये करप्शन कोड है उसमें अगर लाइफ बैंस दे दे, वो दे कैन नॉट स्टैंड इन द कोर्ट। बट अगर आपका लीगलाइज्ड एक एक्ट बन गया हो पार्ट ऑफ द थ्रू द पार्लियामेंट एंड थ्रू द अपर हाउस, तो फिर मेरा ख्याल है इट स्टैंड्स। क्योंकि साउथ अफ्रीका इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल जिन्होंने इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया और उसके बाद उन्होंने लाइफ पनिशमेंट्स दी हैं, एंड दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ द ट्रेड और प्रैक्टिसिंग ट्रेड और नॉट। क्या कहते हैं? साउथ अफ्रीका ने भी मतलब कि उनके क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, साउथ अफ्रीका ने अमेंडमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो मेरा भी यही क्वेश्चन है शायद भाई कि अगर आप इसको नेशनल लॉ बन जाएगा ये थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो फिर तो इसमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो उसका ट्रेड से आप रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं। देन इट विल बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और देयर एंटी करप्शन कोड। क्या कहते हैं इस पे? देखिए, वो आपने शेर सुना है ना, उसका पहला मिसरा सुना देता हूँ आपको। पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा। तो किसी ने चैलेंज नहीं किया उसको, किसी ने चैलेंज नहीं किया उसको। अगर अगर आप ये बनाएंगे ना कि उसको हम उसकी ट्रेड से, उसको सिर्फ क्रिकेट ही खेलना आती है, वो कोई और काम नहीं कर सकता, तो वो आप फिर वो कोर्ट में चैलेंज होगा और वो कोई भी बड़ा वकील कह देगा कि नहीं, आप इसको कोचिंग से नहीं रोक सकते, आप इसको टीवी पे एक्सपर्ट कमेंट देने से नहीं रोक सकते। हाँ, लेकिन शायद भाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैसे चैलेंज होगा? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दुनिया भर में होते हैं आप, होता है, लेकिन चेंज हो वो सकते उसमें हैं, वो क्लॉज लॉज में नहीं होते हैं। होगी। मेरे आदमी को तो सिर्फ क्रिकेट खेलनी आती है या उसको क्रिकेट पे बोलना आता है, तो आप उसको क्रिकेट खेलने से कैसे रोक सकते हैं? सलीम मलिक का लाइव बैन उसने इंडोर्स नहीं कराया, वरना सेशन जज ने, पहले सुप्रीम कोर्ट में उसने अप्लाई किया और 2008 में उसका लाइव बैन खत्म हो गया था। जी जी। वो उसने उसको या तो जरूरत नहीं है, वो इतना फाइनेंशियली स्टेबल है कि उसने कहा कि मैं इसको आईसीसी से इंडोर्स नहीं कराऊंगा। अताउर रहमान ने करा लिया। नहीं, उसमें शायद एक चीज नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से इंडोर्स करवाएगा या सलीम मलिक साहब खुद करवा सकते हैं, क्योंकि मेरी जाती तौर पे मलिक साहब से बात हुई थी इस टॉपिक के ऊपर। पहले सलीम मलिक पहले जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक एप्लीकेशन लेके कि मेरा लाइव बैन ओवरटर्न हो गया, इस दिन ये कोर्ट ऑर्डर है, आप मेरा एंडोर्समेंट करवा दें आईसीसी से। डायरेक्ट नहीं जा सकता, वो थ्रू पीसीबी के ही जाना होगा। और मैंने बहुत उसको कहा, लेकिन सलीम मलिक ने सुना नहीं। अच्छा, ओके। अच्छा, शायद एक और चीज अभी आपने हवाला दिया आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, जहाँ पे वाडा के रूल्स आते हैं या जहाँ पे ड्रग के, वो आपके पास एक क्लियर एविडेंस होता है कि किसी प्लेयर ने डोपिंग की है, स्टेरॉइड लिए हैं, जेनेटिक डोपिंग की है। लेकिन जब मैच फिक्सिंग पे आता है, डोंट यू थिंक इट इज वेरी एम्बिगुअस? ये हेयरसे पे होता है, कॉन्वर्सेशन पे, बट यू can't prove, you cannot prove. अच्छा शायद भाई, अभी आपने तस्करा किया आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, तो वहां पे जहाँ पे वाडा को डील करना है या जहाँ पे डोपिंग है या जेनेटिक डोपिंग है या जो भी है, वो तो एक एविडेंस उनके पास कॉन्क्रीट होता है अगेंस्ट द ऑफेंडर।
वहां पे उनको पेनल्टी या पेनलाइज ना करना या लाइफ बैन ना देना, मेरे ख्याल में वो तो एक और चीज है। बट डोंट यू थिंक कि ये जो मैच फिक्सिंग सागा है, ये तो हेयर से ज्यादा है। कभी कोई कॉल रिकॉर्ड हो गई, किसी ने टेस्टिमनी एलिबाई दे दी, बट ये आप कभी प्रूव नहीं कर पाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता? मतलब हम भी, आप भी जब मैचेस कवर करते थे या करते हैं, तो हमें बहुत जगह पे पता लग रहा होता है यार ये क्या हो रहा है, लेकिन यू जस्ट कांट प्रूव इट। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों चीजों में डॉक्टर साहब लकूनाज हैं। जैसे बेन जॉनसन का केस हुआ 1988 का, 10 साल बाद ये पता चला कि लेबोरेटरी में उसके जो सैंपल्स थे उसके साथ टेम्परिंग हुई थी। वो फिर इंटरनेशनल एथलेटिक्स में वापस आया, ऑल्दो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। और इधर मैच फिक्सिंग में या तो स्टिंग ऑपरेशन हो, मजर मजीद टाइप के, उसने पैसे दे के उनको इंड्यूस किया और फिर नो बॉल्स करवाई, और उसने बता दिया कि ये नो बॉल्स इस वक्त करेगा और ये करेगा, तो वो आप या तो स्टिंग ऑपरेशन हो, जैसे ऑलमोस्ट स्टिंग, क्लोज टू स्टिंग ऑपरेशन। ये शर्जील और खालिद लतीफ वाला भी तकरीबन उसी टाइप का एक वो है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ लिया और नेशनल क्राइम एजेंसी ने पहले से बता दिया आईसीसी को कि ये होने जा रहा है। आप देख लें, आपके ये दो बंदे ये डॉट बॉल्स खेल के ये सब कुछ करेंगे। जब ही वो दोनों पकड़े भी गए, और अल्लाह मियां ने वो खबर भी हमें दी कि हमने एक साहब को असर की नमाज पढ़वाई ले जाके दुबई में प्रेस बॉक्स के कमरे में, तो वो बहुत खुश हुए। अगले दिन उन्होंने कहा कि यार आपको पता है आपके दो प्लेयर वहां आईसीसी में सुबह 4 बजे तक थे, क्या था? हमारे कान खड़े हुए, हमने इधर उधर से पूछा तो इस्लामाबाद के एक बंदे ने हमें बता दिया कि ये दो प्लेयर हैं, और वो फिर एक जाहिर है वो बाल मच गया टेलीविजन चैनल्स पर। अच्छा, शायद एक इसी मिनट हवाले से डॉक, इस्लामाबाद के बंदे ने, इस्लामाबाद के टीम के बंदे ने, इस्लामाबाद इस्लामाबाद की टीम के बंदे ने नाम बताए, उन्होंने हमें नाम भी बता बताया। दिए थे। हाँ, नाम बता दिए थे दो। आप उस वक्त आप कराची किंग्स के साथ थे? मैं कराची किंग के साथ था, मैं वसीम भाई के साथ ही था उस रात में। अच्छा, तो बस वो खबरें मिलनी होती है। तो ओवरऑल ये कि आप, अगर आप अभी भी, आपके पास टाइम बहुत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, और मानी साहब ने कल ये कहा भी है कि वो जाएंगे और गवर्नमेंट से ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि एक लेजिस्लेशन पास कर दें, एक बिल बना दें। तो फिर उसके बाद क्रिकेट खिलाना ना खिलाना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का राइट है। बहुत से ऐसे प्लेयर होते हैं डोमेस्टिकली, अगर आप ग्रैहम ओनियन को देखें, उसका काउंटी क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, लेकिन इंग्लिश सेलेक्टर कहते हैं कि इज नॉट गुड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। ये उनका अपना ओपिनियन है, और ये ईसीबी की अपनी पॉलिसी है कि उन्होंने ग्रैहम ओनियन को ज्यादा नहीं खिलाया। अच्छा, शायद अभी एक और चीज जो हम इस हवाले से बात कर रहे थे, जिस तरह अभी उसाइन बोल्ट है, मैं एक एग्जांपल देने लगा हूं आपको। ही हैज बीन द वर्ल्ड्स बेस्ट। वो मजाक में ही रिकॉर्ड तोड़ देता था। अगर आपको याद हो ओलंपिक की हीट्स में, तो ही वाज नेवर फोकस्ड और सीरियस, और फिर भी वो आगे निकल जाता था। एक ह्यूमन लिमिट होती है कि एक ह्यूमन लिमिट में आप 9.57 सेकंड से ज्यादा तेज जो है आप नहीं, एक इंसान भाग सकता, ठीक है। लेकिन वो तो तवातर के साथ रिकॉर्ड्स तोड़ता था। फिर माइकल फेल्प्स जो कि 8 मेडल जीत गया एक ही ओलंपिक्स में। तो ये चीजें हम जैसे प्रैक्टिशनर्स जो हैं, क्लिनिशियंस, वो सोचते हैं कि यार ये कहीं बायोजेनेटिक डोपिंग तो नहीं हो रही, बायो डोपिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि आप एक ह्यूमन लेवल की को अचीव, मतलब उसे एक्सीड कर रहे हो। अब एक इंसान जो है वो 162 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तेज गेंद कर ही नहीं सकता। तो अगर कोई 162.5 करेगा तो मेरे तो कान खड़े होंगे। तो डोंट यू थिंक ये बहुत सारी चीजें अभी इवॉल्विंग हैं और काफी डाउट क्रिएट कर देती? थोड़े बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, इसीलिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है वंडरफुल, यानी ऐसा वंडरस परफॉर्मेंस, तो वो दुनिया को और अकल को हैरान कर देने वाली होती है। यूसेन बोल्ट उसी तरह का है। बहुत से लोगों को ये ख्याल था कि शायद ये डोपिंग में पकड़ा जाएगा, अब पकड़ा, लेकिन उसने 100 और 200 मीटर को बिल्कुल अपना ऐसा बना लिया था पक्का। उसने मेहनत बहुत की, और इसीलिए जाहिर है आप स्ट्राइव करते हैं। अल्लाह ताला भी कहता है कि सई या जिहाद, तो सही और जिहाद का मतलब ये नहीं है कि जिहाद जाके आप लड़े। वो मतलब ये होता है कि आप इतना स्ट्राइव करो, इतना हार्ड वर्क करो कि आप दूसरे इंसानों से आगे निकल जाओ। तो बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं और आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं, इसीलिए उनके लिए ये जबरदस्त एडजेक्टिव्स इन्वेंट हुए हैं। थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू। मजा आ गया। फिर तंग करेंगे आपको क्योंकि एक चैप्टर बाकी है अभी। Anytime. थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू। God behind.
Caught behind.